नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के सामने जो एक प्रैक्टिकल ऑनेस्ट रिव्यू होता है वो समय समय पे दे दिया करूं। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था, कुछ महीनों से, कि मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे पा रहा था एक यूज़र की तरीके से। और आप लोग जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो शायद जानते भी होंगे कि मैं जितने भी रिव्यू देता हूँ वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म यूज़ करके, दैट इज़ वाई मेरा ये मोस्टली प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को ऐसा रिव्यू दूं जो आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल मिले, जो चीज़ ऑनेस्टी के साथ में खरा उतरे, आप लोग उस चीज़ को महसूस कर पाएँ। और ना तो ये पेड है, ना ही किसी तरीके से पार्शियल बायस्ड हम कोई रिव्यू आपको दे रहे हैं। ये रिव्यू ऐसा है और हमारे सारे रिव्यू ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के यूज़ के ऊपर हो। बाय द वे, मेरे सामने मेरे पास एक गाड़ी है टाटा टिगोर। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, मेरी पुरानी वीडियोस में लोगों ने देखा भी होगा। इस टाटा टिगोर की कुछ बातें आज मैं बताने वाला हूँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसमें मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसके नेगेटिव्स के बारे में बताया था। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको मैं पिछले लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 4-4.5 साल की ये गाड़ी चलाते हुए हो गया। और इस गाड़ी को चलाने के बाद में जो मुझे कुछ आइडिया मिला, कुछ एक एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा रहा, वो मैं आप लोगों के सामने शो करने वाला हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है मित्रों कि जैसे कि हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते समय जनरल हम 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। एक चीज़ हमारी होती है जो हम गाड़ी की सबसे पहले ही गाड़ी खरीदने से पहले रीसेल वैल्यू के ऊपर ध्यान दे देते हैं, जो कि पूरी तरीके से मिथ है। आप रीसेल वैल्यू को ध्यान में रख करके अगर गाड़ी खरीदेंगे तो ना तो कभी गाड़ी का आनंद ले पाएंगे और ना ही गाड़ी में जो आपकी डिमांड है वो हर तरीके से पूरी होगी। हाँ, कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आपको आपकी नीड के अनुसार हाई रीसेल वैल्यू दे जाती हैं, फिर भी आप कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ उसमें ज़रूर करेंगे, क्योंकि हर गाड़ी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है। बाय द वे, अगर हम इस गाड़ी के सेगमेंट की बात करें तो इस गाड़ी के सेम कंपटीशन में आपको मिल जाती है Hyundai की ऑरा, जो पहले एक i10 की कॉपी हुआ करती थी, मतलब ग्रैंड i10 जो आती थी उसका ही अपडेटेड वर्जन, नियोस का अपडेटेड वर्जन है, सेडान वर्जन। और दूसरी आती है मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर। ये डिज़ायर और ऑरा, इन्हीं दोनों से इसका ज़्यादातर कंपटीशन है। और धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया में सेडान्स की जो मार्केट है वो धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। बहुत कम लोग सेडान अब इस समय परचेज़ कर रहे हैं, गिनी चुनी कॉम्पैक्ट सेडान और सेडान मार्केट में इस समय अवेलेबल है। ज़्यादातर लोगों का कारण ये है ऊंची पहिया की गाड़ी लिया जाए, ग्राउंड क्लियरेंस हाई होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत ही ग्राउंड क्लियरेंस से करता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इस गाड़ी को मैंने ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पर चलाया ना हो। इवन बम्पी रोड्स की हम बात करें, उबड़ खाबड़ रास्तों की बात करें, गाँव की सड़कों पर बात करें, मतलब ऐसी सड़क जहाँ पर आपको हाई क्लाइंबिंग टाइम के आपके ब्रेकर मिलते हैं, जहाँ पे आपको गाड़ी को एक कम से कम आधा फुट ऊपर चढ़ा करके फिर नीचे उतारना पड़ता है। या फिर मैं बात करूँ पहाड़ी एरियो की, हर जगह पे गाड़ी चली हुई है। और आज तक, मतलब इन 4.5 साल में आज तक गाड़ी फुल्ली लोड होने के बावजूद, जब इसका बूट जो कि 500 लीटर का अप्रोक्सीमेटली बूट है, इतना बूट भरा होने के बावजूद भी, माफ़ करिएगा, शायद 400-500 लीटर के आसपास बूट है, 420 लीटर या 500 के आसपास इसका बूट है। तो उस बूट का भरा होने के बावजूद भी और उसके साथ साथ फुल लेडन 5 पैसेंजर्स होने के बावजूद भी ये गाड़ी आज तक नीचे से कहीं टच नहीं हुई। मतलब आप कैसे भी रास्ते पे चला लीजिए, कितना भी आप ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, कैसा भी गड्ढा हो, कितना भी हाई ऊंचा ब्रेकर हो, आप हाई स्पीड में निकाल लीजिए गाड़ी, कभी आपका टच नहीं होगा कि आपने जंप करा दिया तो वो गाड़ी आगे की जब वो पीछे से उसका बम्पर लड़ गया। ऐसा आज तक के करियर में कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इस एक्सपीरियंस में? क्योंकि इस गाड़ी की जो एक डिज़ाइन है वो डिज़ाइन ही ऐसी है, और ये डिज़ाइन इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मतलब ये नीचे से टच नहीं होती। कहने के लिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 168 mm है, जो कि फुल सवारी लोड होने के बावजूद, मतलब सारे पैसेंजर और बूट को लोड करने के बावजूद है। तो अगर आप इसको एक बार सारी पैसेंजर्स को हटा करके देखेंगे ना, तो लगभग ये 180-190 mm के आसपास चला जाएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं बता रहा हूँ, और काफ़ी सारे लोगों को जिन्होंने इसको चलाया है, आप उनसे अगर क्वेरी करेंगे तो वो भी आपको टिगोर के साथ में यही चीज़ बताएंगे। दूसरा, इस गाड़ी का बूट स्पेस सबसे ज़्यादा बड़ा है अपने सेगमेंट में। होंडा अमेज का मात्र 10 से 15 लीटर इससे बड़ा है, बाकी सबसे बड़ा बूट स्पेस इसका है।
और जो अमेज है वो भी इसके कंपटीशन में है, होंडा अमेज। लेकिन होंडा अमेज को अगर हम बात करें, उससे कंपैरिजन करें, तो उसका मेंटेनेंस होंडा का थोड़ा सा ज़्यादा होता है टाटा के कंपैरिजन में, हालांकि वो भी इस कंपटीशन में है। फिर भी हम आपसे बात करें तो इसका बूट स्पेस बहुत बड़ा है, जो बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से दिया गया, और हाइड्रोलिक बार पे इसका ये जो बूट ओपन होता है, तो हाइड्रोलिक बार पे ओपन होने पे क्या फ़ायदा है कि आपको जो जगह रखने की स्पेस मिल जाती है, वो मिल जाती, सामान रखने की स्पेस आपको मिल जाती है काफ़ी। ऐसा नहीं कि वो लीवर दिए होते हैं जिसकी वजह से आप सामान रख नहीं सकते, ये एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने इस पर बहुत लंबी यात्राएं की हैं, 1,000 किलोमीटर की एक दिन में यात्रा किया हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में एक ड्राइवर होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट ड्राइवर हूँ। इस आधार पे अगर मैं मानूँ, या इसको मैं इस तरीके से कहूँ कि मुझे गाड़ी चलाना है तो मेरे सामने कंपल्शन है, ऐसा नहीं है। मैं अगर बात करूँ, इतनी लंबी गाड़ी चलाने के बावजूद भी कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं, आई एम डेड टायर्ड, आई एम डॉग टायर्ड एंड मैं अब आगे ड्राइव नहीं कर सकता, या मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, नेक्स्ट डे मुझे आराम करना है। ऐसा कुछ भी कभी मेरे साथ में नहीं हुआ। इवन जिसने भी इस गाड़ी को चलाया, लॉन्ग ड्राइव किया इसकी, वो कभी भी इतना थका हुआ नहीं महसूस किया, नहीं उसको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट की आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि जब भी कोई टूर पर जाता है, आपको पता है, वो एक दिन जाएगा, रात भर आराम करेगा, अगले दिन फिर उसको कहीं ना कहीं घूमने या एक्सप्लोर करने निकलना होता है। लाइक दैट जो पैसेंजर्स होते हैं वो भी कभी इतनी ज़्यादा नहीं थकते हैं। मैंने इतनी बड़ी यात्रा किया, और इस यात्राओं में जो लोग साथ में बैठे थे वो लोग भी वैसे एनर्जेटिक बने रहे। और उन्होंने ये बात कहा कि अगर मैं इसकी कंफर्ट की मार्किंग करूं, तो कंफर्ट की मार्किंग में आउट ऑफ 100 मैं इसको 90 मार्क दूंगा। जो 10 मार्क कटे हैं वो भी क्यों, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और उन्होंने स्विफ्ट डिज़ायर से भी यात्रा किया है। स्विफ्ट डिज़ायर से यात्रा करने के बाद उन्होंने कहा, जब मैं 24 घंटे के बाद लौट के आता हूँ उस जगह से, तो ऐसा लगता है कि मुझे अब कम से कम 1 दिन 2 दिन आराम करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बैक पेन होने लगता है, या फिर हम लोगों को थाइज़ में पेन होने लगते हैं बहुत ज़्यादा बैठने के कारण, ये दिक्कत होती है, थकान बहुत ज़्यादा लगती है। जबकि इसमें ऐसा नहीं, इसकी सीट कंफर्ट इतनी अच्छी है, और दूसरी जो सीटिंग पोजीशन है वो इतनी कंफर्टेबल है। रेस्ट जो मैंने इस पर बोला कि एक पैसेंजर ने बोला कि मैं आउट ऑफ 100 इसको 90 मार्क्स दूंगा, वो 10 मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इसका रियर सीट है, वो रियर सीट में थोड़ा सा, मतलब मात्र आप अगर 1 इंच 1.5 इंच का स्पेस आपको और मिल जाए, तो वो 1-1.5 इंच का स्पेस आपको इसको 100 मार्क्स दिलाने में सफल हो जाएगा। वो 10 मार्क इसीलिए काटे गए हैं क्योंकि उसमें वो 1-1.5 इंच का स्पेस नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं कि आपको सीट में पैर लड़ जा रहे हैं या कोई ऐसी दिक्कत है, बस एक्चुअली बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हल्का सा जो आपका पीछे सीट पे आपको स्पेस मिलना चाहिए, वो पीछे सीट पे ड्राइवर, अगर कोई लंबा ड्राइवर है, 6 फुट की हाइट है उसकी, और उसके हिसाब से सीट एडजस्ट है, तो पीछे आपको बस 1 इंच की स्पेस की और आवश्यकता पड़ती है। बाकी और ऐसे कोई आपको डिस्कम्फर्ट नहीं हो सकता। पीछे जो रियर सीट में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, वो बहुत कंफर्ट देता है अगर 4 लोग यात्रा कर रहे हो तो। सामान रखने की अच्छी खासी जगह है। एसी बहुत पावरफुल है, जिस हिसाब से एसी इसका होना चाहिए वो बहुत पावरफुल एसी है। माइलेज गाड़ी का ओवरऑल बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास डीजल वेरिएंट है तो मान के चलिए कि आप तो फिर गाड़ी को बहुत ही किफ़ायती कीमत पर गाड़ी चला सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं। और जिस हिसाब से गाड़ी की परफॉर्मेंस है, मतलब अगर आप एक इंथुजियास्टिक ड्राइवर नहीं है जो कि आपको 130-140 की स्पीड में लगातार क्रूज करता है, और जनरली कोई नहीं करता, 80 to 100 अगर आप इसको क्रूज करते हैं तो गाड़ी आपको बिल्कुल भी ना तो हीट होने की प्रॉब्लम दे रही है, ना डिस्कम्फर्ट होता है, ना कभी आपको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी सड़क छोड़ रही है। बहुत ही कंफर्टेबल। और गाड़ी की जो टर्निंग है वो अगर आप इसको उतने जो इसका एक जो रिजल्ट आता है, जैसे जब आप गाड़ी की स्टीयरिंग को सेंस देते हैं, या कभी ऐसा होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको जो गाड़ी का रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक्सेलरेशन का हो या ब्रेकिंग का हो, सब कुछ बहुत परफेक्ट डिज़ाइन किया गया है। इस गाड़ी को बेसिकली एक पैसेंजर कार की तरह डिज़ाइन ही किया गया है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ चल रहे हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत किसी तरीके की ना हो। गाड़ी का ग्लोब बॉक्स बड़ा है, वो भी कूल्ड है, ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, हाँ प्रोजेक्टर हेडलैम्प। अब आज की जो ये वाइट कलर की लाइट लगवा करके आपका सामने जो दूसरे साइड से गाड़ियाँ आती हैं, तो वो आपको कोई भी गाड़ी हो दिखाई नहीं पड़ेगा सामने, क्योंकि वो अंधा करने के लिए वास्तविकता में लगाए ही जाते हैं। पता चला 55 वाट का बल्ब कंपनी देती है, 100 वाट का लगवा दिया है वाइट LED, तो कोई भी मतलब कंपनी की लाइट होगी वो दिखाई नहीं पड़ेगा। आपकी लाइट बहुत पावरफुल है, आप अंधेरे रास्ते पे चलाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको विजिबिलिटी की कमी महसूस हो। जो कि 4 लाइट्स हैं तो वो आपका बेहतरीन आपको विजन देती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपग्रेड करा सकते हैं किसी भी LED सेटअप के साथ में या HID सेटअप के साथ में, और वो फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको लाइट का परफॉर्मेंस मिलेगा।
किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। गाड़ी में आपको पावर फोल्ड मिरर मिल जाते हैं, आपको ना खोलने की दिक्कत है, आपको हाथ से खोलने को, जो भी मतलब एक कॉम्पैक्ट गाड़ी में फीचर होने चाहिए वो सारे फीचर। और वर्तमान में जो गाड़ी है उसमें पुश स्टार्ट बटन, डे टाइम रनिंग एलईडीज, जो मॉडर्न फीचर्स हैं, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। फिर भी लोग इस गाड़ी को लेने से पीछे क्यों कतरा रहे हैं? देखिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कमी है टाटा की। टाटा का जो सर्विस रिस्पांस है वो जाहिर सी बात है हर जगह पे वैसा परफेक्ट नहीं है। मेरे आसपास में एक टाटा का वर्कशॉप है जो बहुत अच्छी सर्विस देता है। ये कह लीजिए कि हमारा उनसे पर्सनल टर्म ऐसा अच्छा है, या मैंने तो ये सुना है कि 200, 300 किलोमीटर दूर से लोग वहाँ पे सर्विस कराने के लिए आते हैं, जबकि वो इतना बड़ा कोई बाजार नहीं है, इतना बड़ा कोई एरिया नहीं है, फिर भी वहाँ पे लोग सर्विस कराने के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताऊँ वो ये कि गाड़ी के सेल ना होने का वो सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्होंने पेट्रोल वर्जन तो पहले लॉन्च किया, सीएनजी लॉन्च करने में इनको लेट हुआ, और सीएनजी लॉन्च करने में लेट होने के कारण मारुति ने अपनी सीएनजी को पहले लॉन्च कर दिया था और उनकी गाड़ियां धड़ल्ले से बिकना शुरू हो गई। बाय द वे, फिर भी इनकी जो टिगोर है उसमें सीएनजी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छा माइलेज है, इवन 35 किलोमीटर पर ग्राम का उसका माइलेज आता है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन फिर भी इस गाड़ी के न बिकने का सबसे बड़ा कारण ये है कि गाड़ियां बहुत कम बिकती हैं। वो है लोगों में जानकारी की कमी, और लोग इसको एक सेडान की तरीके से देते हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि इस गाड़ी को प्रमोट किया जाए और ये देखा जाए कि इस गाड़ी का जो कंफर्ट है और इस गाड़ी का जो मतलब ड्राइविंग रिस्पांस है, जिस तरीके से गाड़ी चलती है, उस हिसाब से इस गाड़ी को वास्तविकता में अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी डिजाइन की गई थी। और इस गाड़ी के न बिकने का एक सबसे बड़ा कारण लोगों में मिथ बना हुआ कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। भाई मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाते हो, कोई भी कंपनी की गाड़ी ले लो, और किसी भी सर्विस सेंटर में आप जा रहे हो, वहां सर्विस सेंटर में जाने पे अगर आप सर्विस एडवाइजर के अनुसार गाड़ी की सर्विस कराओगे तो वो आप उनका बजट होता है कि मिड साइज की जितनी गाड़ियां हैं जो 10-11 लाख के आसपास की हैं उससे नीचे हैं, 10,000 रुपए का बिल बना लो। वैगनार की सर्विस का 8,000-9,000 रुपए का एस्टिमेट बनाते हैं और उसमें 100-500 कम करके लगभग 7500-7800, 8,000-9,000 ऐसे का बिल चाँप देते हैं। ये मारुति की मैं सर्विस की बात बता रहा हूँ। विटारा ब्रेजा, अगर आपके पास ब्रेजा है और वो भी पेट्रोल है तो 10-12 हज़ार रुपए का बिल है, डीजल है तो 10-12 हज़ार रुपए, सियाज है तो 10-12 हज़ार रुपए, 8,000 से नीचे तो बिल नहीं ही बनाना है। उसमें कुछ नहीं करते हैं तो उसमें फर्जी की चीज़ें जो ये वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं वो लगा देते हैं। अब हर कंपनी करती है क्योंकि उनको मार्जिन कमाना है, और वो मार्जिन आपकी कभी भी लेबर में या आपको मोबिल बेच करके या ऑयल फिल्टर बेच के, इंजन या एयर फिल्टर बेच के नहीं कमा पाएंगे। गाड़ी में 4 चीज़ें आपको हर सर्विस का कंपलसरी होती है, दुनिया की कोई कंपनी हो उसमें आपको कंपलसरी कराना होता है। सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज, लेबर चार्ज, तीसरा आपका एयर फिल्टर और इंजन ऑयल फिल्टर। ये 4 चीजें आपको बदलानी होती है, यही जरूरी होती है। बाकी जो आपकी शेड्यूल सर्विस होगी, शेड्यूल सर्विस में जैसे हर 2 साल में कुछ गाड़ियों का फिल्टर बदला जाता है, फ्यूल फिल्टर बदला जाता है, उसके साथ तीसरे साल में कुछ, जैसे अब टाटा की गाड़ी है तो उसमें जिनमें टाइमिंग बेल्ट लगी होती है, किसी में तीसरे साल, किसी में 5वें साल टाइमिंग बेल्ट बदलना होता है। कुछ गाड़ियां हैं जिसमें आपका समय समय पे एयर फिल्टर, एसी फिल्टर बदल देना होता है। ये शेड्यूल सर्विस में जो चीज़ें मैंडेटरी हों वो चीज़ें आप कराएं, और आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी का जो बिल है ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5,000, 5,500, 6,000 इतने रुपए के आसपास जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। अलाइनमेंट बैलेंसिंग कंपनियों में 1,000 रुपए का कर दिया गया है, जिसको आप बाहर से करा सकते हो। अलाइनमेंट बैलेंसिंग आपकी वारंटी को आउट नहीं करता है। आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग किसी भी कंपनी की कराइए, बाहर से कराइए, उसमें कोई इशू नहीं है, बशर्ते बस उसका कैलिब्रेशन गाड़ी का ना आउट हो। कुछ गाड़ियों में कैलिब्रेशन आता है, क्रेटा में, हुंडई के कैलिब्रेशन आता है, तो जब कैलिब्रेशन का इशू फंसता है तो वो कैलिब्रेशन ही आपकी ऐसी चीज़ होती है जो आपको थोड़ा सा अपनी गाड़ी में चेक कराना होता है, और उसके लिए आपको सर्विस सेंटर ले जाने की जरूरत होती है। नहीं तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप गाड़ी के अलाइनमेंट बाहर से नहीं करा सकते, बैलेंसिंग बाहर से नहीं करा सकते हो। आप बिल्कुल कराइए, 300, 400, 500 रुपए में आपका अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो जाएगी। कंपनी में कराओगे 1,000-1,200 रुपए आपके लग जाएंगे, 1,500 रुपए लग जाएंगे, वही आपके जो सर्विस कॉस्ट होती है वो बढ़ा देता है। दूसरी चीज, आपकी गाड़ियों में वैल्यू एडेड चीजें जैसे कि आप इंटीरियर क्लीनिंग, एक्सटीरियर क्लीनिंग कराइए, बिल्कुल ठीक है। साल भर में एक बार इंटीरियर क्लीनिंग करा लेना चाहिए गाड़ी की, उससे आपकी एसी भी अच्छी परफॉर्म करती है, क्योंकि जब गाड़ी का एसी वेंट क्लियर हो जाएगा, एसी वेंट क्लीनिंग करा लीजिए, और उसके साथ साथ आपकी गाड़ी का इंटीरियर अच्छा रहेगा तो जो डस्ट है वो इधर उधर उड़ेगी नहीं, उससे हर तरीके से आपकी गाड़ी अच्छी रहेगी, नई की नई बनी रहेगी। करा लेना चाहिए। आप उसको
बाहर कराइए। कंपनी में कराओगे 1000-1500 रुपये का लगाएंगे, आप बाहर कराओगे तो वही 1000-1500 रुपये में 3M कंपनी का, रुथ का, किसी भी कंपनी का करा देंगे और वो आपको 1000-1500 रुपये में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों क्लीनिंग करा देंगे। मतलब जो रबिंग होती है बाहर का मशीन से, वो भी आपका 1000-1500 रुपये में कर देंगे, दोनों इंटीरियर एक्सटीरियर। मत कराओ कंपनी में, आप उस पर भी टैक्स लगाते हैं कि 1000-1200 रुपये का लगा करके 1500-1600 रुपये का बढ़ जाता है खाली इंटीरियर क्लीनिंग। बाहर कराइए आप। आपको 4 चीज़ों का अगर आप कराएंगे तो मैं अगर टिगोर, टाटा पंच और कोई भी गाड़ी हो टाटा की मिड साइज की, तो इसमें जो आपका एक एवरेज एस्टिमेट आता है 2000 से 2200 रुपये के आसपास का इंजन ऑयल पड़ता है, 4.5 लीटर के आसपास। दूसरा आपका 700 रुपये का एयर फिल्टर आता है, और तीसरा आपका 200 रुपये का एयर फिल्टर आता है, इंजन ऑयल फिल्टर आता है। और उसके बाद लेबर चार्ज 1500 रुपये से 2500 रुपये तक का अप्रॉक्स, ये मैं एवरेज एक बता रहा हूँ आपको हर गाड़ी का। तो अगर आप जोड़िए तो 2500, 4500 और आपका 1000, बस 5500 रुपये। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने आपको राउंड फिगर बताया। अब उसमें कोई नट बोल्ट, कोई चीज़ आपकी ऐसी है जो अलग से है तो वो आपकी हो सकती है। और ये 5500-6000 रुपये भी अगर आपको देने पड़ रहे हैं तो फ्रेंड्स, ये 15000 किलोमीटर पे टाटा की गाड़ियाँ सर्विस होती हैं, ना कि 10,000 पे। और गाड़ियाँ जितनी भी हैं, चाहे वो Hyundai की हो, होंडा की हो या मारुति हो, 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होती है, 8-8,500 रुपये का बिल बनाते हैं, 9,000 रुपये का बिल बनाते हैं। और यहाँ पे तो 5500, 6000, 7000 का भी बिल बना रहे हैं, 8000 का भी बिल बना रहे हैं। तो भी ये मान के चलिए कि वो 15000 किलोमीटर के लिए, तो भी आपका राउंड फिगर जो आएगा एक एवरेज का, वो 5,000 रुपये सर्विस कॉस्ट आती है। तो ऐसी बहुत सर्विस कोई बहुत महंगी नहीं है, सर्विस आपके अप्रोच में है, सर्विस आप आराम से उसको अपने रीजन में है। तो ये चीज़ है जो आप लोगों से शेयर करिए। अगर आपके पास CNG वेरिएंट है तो भी ओवरऑल अगर आप बहुत खर्चा मान के चलेंगे तो 8,000 रुपये का अराउंड आपका खर्चा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कोई महंगा खर्चा नहीं आता है बस। लेकिन हमारे मन में एक भ्रांति है कि टाटा का बुढ़ापा बड़ा खराब होता है, टाटा की जवानी बड़ी। सब गाड़ियां आप कंपटीशन में रहती हैं, गाड़ी की थोड़ी सी आपको केयर करना पड़ेगा। कोई कंपनी की गाड़ी हो, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो गाड़ी आपको जवाब देगी, आपको गाड़ी दिक्कत करेगी। अच्छी कंपनी, आप फॉरेन कंपनी की गाड़ी ले लीजिए, Hyundai की गाड़ी ले लीजिए, मारुति की गाड़ी ले लीजिए। आप अगर अच्छे से नहीं उसको रखोगे तो वो परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी, वो जवाब दे देगी, आपको काम करना बंद कर देगी। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग योर कार। मैंने देखा है, मेरे पास एक दूसरी गाड़ी है, आपने पुरानी वीडियो में मेरी देखी होगी, लगभग 6-7 साल की गाड़ी हो गई। लोग देख के कहते हैं अभी नई गाड़ी पड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नई गाड़ी है, मतलब लगता है 1 साल 1.5 साल की ज़्यादातर गाड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हम उस गाड़ी की मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं। हम हर 6 महीने के अंदर उस गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लीनिंग कराते रहते हैं। गाड़ी की जब इंटीरियर एक्सटीरियर क्लीनिंग होती रहेगी तो उसका पेंट पुराना नहीं हो पाता, गाड़ी का एक पार्ट नया डलवाते हैं, वो भी जेन्युइन डलवाते हैं। तो गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है, गाड़ी आपकी लॉन्ग टर्म परफॉर्म करती है। और दैट इज़ वाई फ्रेंड्स, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि गाड़ी बहुत महंगी है। मारुति की गाड़ी भी का भी मेंटेनेंस महंगा है, और आपकी किसी भी कंपनी, होंडा का भी महंगा है, Hyundai का भी महंगा है। बस आप जब काम भर की चीज़ कराओगे तो कभी महंगा नहीं होगा, और आप फालतू की चीज़ें कराओगे तो सब गाड़ियों का महंगा है। ये आपको ध्यान देने की चीज़ है। दूसरी बात, रही बात रीसेल वैल्यू की, तो रीसेल वैल्यू में आप 10, 20, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये या 1 लाख रुपये मैक्सिमम ज़्यादा पा जाएंगे मारुति की गाड़ी में। मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूँ। व्हाट अबाउट सेफ्टी? आपकी सेफ्टी क्या? अब कोई कहता है हमको कुश्ती थोड़े लड़ना है गाड़ी से। भाई साहब, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो अगर किसी ने एक्सीडेंट देखा होगा या किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ होगा तो उससे उसके हृदय पे जाके पूछिएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी था, गाड़ी का माइलेज, गाड़ी की रीसेल वैल्यू या आपकी सेफ्टी। वो आपको खुद बताएगा कि गाड़ी की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मेरे परिचय में अभी एक गाड़ी नेक्सॉन लड़ी हुई है, 3-4 बार रोल ओवर होने के बाद में गाड़ी खड़ी है। सारे लोगों को चोट चपेट हल्की फुल्की लग करके बच गए। गाड़ी की पूरी चेसिस टूट चुकी है, लेकिन सारे लोग जिंदा हैं। पूरे 4 के 4 लोग बैठे हुए थे, सब जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि नेक्सॉन थी। अगर मारुति की ब्रेजा वजह होती तो खत्म हो गई होती गाड़ी, पूरा परिवार उसी समय खत्म हो गया होता। लेकिन यही चीज़ होती है जो हम ध्यान नहीं देते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर सेफ्टी, इट्स ऑल अबाउट योर सिक्योरिटी, कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो कम से कम अपनी सेफ इस चीज़ को फील करें कि अगर एक बार ट्रक मार देगी तो हम सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे। बाकी अब ईश्वर लग जाएँ, खुदा न चाहें तो वो फिर बात अलग हो जाती है। नहीं तो आप माइलेज और इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए अपनी सेफ्टी के ऊपर और गाड़ी के परफॉर्मेंस के ऊपर। आई सपोर्ट टाटा, वुड यू? क्या आप भी सपोर्ट करेंगे मेरे साथ? प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादातर लोगों के साथ में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे तो आप लोग ड्रॉप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाके अपने अपने क्वेश्चन और अपने अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। कोविड के समय लोग अपनी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा जागरूक कर रहे थे, उस समय अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद से लोग चीज़ों को भूल गए। और आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन। आप अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। जय हिंद दोस्तों।